दुनिया के किसी भी देश में जब रियल एस्टेट सेक्टर डूबता है तो उसकी पहली मार बैंकों पर ही पड़ती है। चीन में भी यही हुआ। साल 2022 में अप्रैल के महीने में चीन के कई राज्यों में बैंकों ने लोगों को अपने ही खातों से पैसा निकालने पर रोक दिया। कई महीने तक चीन की सरकार ने यह भी नहीं बताया कि बैंकों से पैसा निकालने पर पाबंदी क्यों है। जब लगा कि जनता विद्रोह कर देगी, तब जाकर यह सच्चाई सामने आई कि चीन के कई बैंक भी दिवालिया होने की कगार पर हैं। क्यों दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हुए चीन के लोग? देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड कंगाली, चाइनाज बैंकिंग ब्लूज। मई 2012, डानझाओ, हेनान, चीन। ओशन फ्लावर आइलैंड यानी समंदर में फूल जैसा टापू। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। साल 2010 में एवरग्रांडे कंपनी के संस्थापक हुई का यान ने चीन की सरकार से इस प्रोजेक्ट की मंजूरी लेते समय बताया था कि समंदर में 940 एकड़ का एक कृत्रिम टापू बनेगा, जिसमें रिजॉर्ट, अपार्टमेंट, आलीशान बंगले और शॉपिंग मॉल सब कुछ होगा। चीन की सरकार इसे अपनी आर्थिक समृद्धि का बेमिसाल नमूना मान रही थी, जबकि बहुत से लोगों को ओशन फ्लावर प्रोजेक्ट के दाल में काला नजर आ रहा था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि 1996 में 23,000 रुपए महीने की नौकरी छोड़कर एवरग्रांडे कंपनी खोलने वाले हुई का यान के पास इतनी दौलत कहां से आई कि वो सिर्फ 14 साल में 25 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट ओशन फ्लावर का ऐलान करें। एवरग्रांडे कंपनी साल 2009 में हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई तो अमेरिका के फ्लोरिडा में सिट्रन रिसर्च नाम की कंपनी चलाने वाले एंड्रयू लेफ्ट ने एवरग्रांडे का बही खाता खंगालना शुरू किया। शॉर्ट सेलिंग के लिए मशहूर एंड्रयू लेफ्ट ने जून 2012 में सिट्रन रिसर्च की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में दावा किया कि एवरग्रांडे दिवालिया हो चुकी है और झूठे आंकड़ों के जरिए वो निवेशकों से अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पूंजी लगवा रही है। चीन की सरकार ने इस रिपोर्ट को झूठा बताया और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज ने एंड्रयू लेफ्ट पर न सिर्फ पाबंदी लगाई बल्कि उन पर जुर्माना भी ठोक दिया। एवरग्रांडे के फर्जीवाड़े पर पर्दा डालने के लिए चीन की सरकार ने दावा किया कि एवरग्रांडे के ओशन फ्लावर प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद सिर्फ 17 महीनों में 40,000 लोगों ने निवेश किया है, जो चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में एक रिकॉर्ड है। ये खबर चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने जारी की थी। लिहाजा चीन के लोगों को भरोसा था कि इतनी बड़ी कंपनी में उनकी पूंजी नहीं डूबेगी। अगस्त 2020, बीजिंग, चीन। पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में थी और उसी दौरान चीन की सरकार ने चुपचाप चीन की रियल एस्टेट कंपनियों के लिए नियम बना दिया, जिसे 3 रेड लाइंस कहा गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी समझ लीजिए। दरअसल साल 2018 के बाद अमेरिका के साथ चीन की टैरिफ वॉर की वजह से अमेरिका और यूरोप की कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेटने लगी थी। विदेशी कंपनियों के जाने का असर ये हुआ कि चीन के जिन लोगों ने कर्ज लेकर मकान खरीदे थे और किराए पर देकर अच्छी कमाई कर रहे थे, उनको किराएदार मिलने मुश्किल हो गए। किराए की आमदनी गई तो होम लोन चुकाना भारी पड़ा। रियल एस्टेट कंपनियों ने भी चीन के बैंकों से अनाप शनाप कर्ज ले रखा था। इसलिए चीन की सरकार ने तय किया कि मकान अब सिर्फ रहने के लिए बनेंगे, निवेश करने के लिए नहीं। रियल एस्टेट कंपनियों को उनकी असल औकात के हिसाब से ही फंड मिलेगा और किसी भी कंपनी की संपत्ति अगर 100 रुपए है तो उसे 70 रुपए से ज्यादा कर्ज रखने की छूट नहीं होगी।
ये नियम लागू होते ही चीन की छोटी मोटी रियल एस्टेट कंपनियों के साथ साथ एवरग्रांडे के भी बुरे दिन शुरू हो गए। नवंबर 2021 आते आते एवरग्रांडे की रेटिंग खराब हुई। कंपनी ने मार्केट से पैसे उठाने के लिए जो बॉन्ड जारी किए थे, उसका पैसा चुकाने का समय आया तो एवरग्रांडे डिफॉल्टर हो गई। लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि एवरग्रांडे के बारे में शॉर्ट सेलर एंड्रयू लेफ्ट ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। अब एवरग्रांडे ग्रुप के पास कर्ज का ब्याज चुकाने के भी पैसे नहीं हैं। एवरग्रांडे के प्रोजेक्ट या तो खंडहर हो रहे हैं या फिर अधूरी इमारतों का ढांचा खड़ा है। चीन के आम लोग अपनी जमा पूंजी गंवाकर रो रहे हैं। जिन्हें मकान तो मिला नहीं, बैंकों के लोन का बोझ सिर पर आ गया। मेरे पास अब भुगतान के लिए भी धन नहीं है। घर भी जब्त कर लिया जाएगा। मैंने 2019 में 4,20,000 युआन देकर घर खरीदा था। फिर मुझे हर महीने 6,000 युआन से अधिक का भुगतान करना था। पिछली गर्मियों में व्यवसाय खराब था। पैसों के लेन देन की श्रृंखला पूरी तरह से टूट गई। मेरा बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। चीन में रियल एस्टेट का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भी 10 साल तक कैसे चलता रहा, इसका जवाब चीन की सरकार ने नहीं दिया है। आशंका ये भी है कि एवरग्रांडे जैसी कंपनियों ने चीन के बैंकिंग सेक्टर का भी बैंड बजा दिया है। इस आशंका की वजह भी देख लीजिए। जुलाई 2022, हेनान, चीन। हेनान से लेकर आनहुई तक चीन के लगभग हर प्रांत में बैंकों के बाहर भीड़ बेकाबू थी। अप्रैल महीने से ही चीन के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के बैंकों से लोगों के पैसे निकालने पर रोक लगी थी। 3 महीने में लोगों को समझ में आ गया कि बैंकों में जमा उनका पैसा डूब रहा है, तो लोग सड़कों पर उतर आए। कम्युनिस्ट चीन में ऐसे आंदोलन करना जान देने के बराबर ही माना जाता है। साफ था कि लोग मरने मारने पर उतर चुके हैं। लगभग 3 महीने बाद चीन की सरकार ने थोड़ा थोड़ा करके लोगों की जमा पूंजी लौटानी शुरू की, लेकिन तब तक चीन के बैंकों से लगभग 20,000 करोड़ डॉलर की रकम गायब हो चुकी थी। इसकी भरपाई भी संभव नहीं थी, क्योंकि बैंकों का पैसा रियल एस्टेट कंपनियों में डूबा था और रियल एस्टेट कंपनियां खुद डूब चुकी थी।